स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। थर्सडे का दिन, एक्सपायरी का सत्र और भारतीय बाजारों में शुरुआती कारोबार से ही वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। निचले लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद अब फिर हल्का सा दबाव में मार्केट 10 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा। 17,142 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में है 40,017 के लेवल्स पर, लेकिन याद रखिएगा दिन की ऊंचाई से करीब 100 पॉइंट नीचे कर रहे हैं हम कारोबार। मिड कैप्स में आज थोड़ा सा दबाव है, 73 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टोरली टेक्नोलॉजी कंपनियां, चुनिंदा बैंक्स में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन खरीदारी की तरफ ऑटो इंडेक्स है। यहां पर मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, M&M जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो आपको क्लियर पिक्चर देगा कि मार्केट को क्या ड्रैग कर रहा है और कहां से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन फोकस रहेगा हमारे जानकारों की रणनीति पर। आज के दिन किस तरह के ट्रेड्स आएंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इनके अब तक के रिटर्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आशीष कयाल करीब 14% के रिटर्न्स कमा कर जा रहे हैं। 12% की कमाई समित की हो गई है और नियरली 9.5% के रिटर्न्स पंकज जानदर के। तो ये अब तक की स्थिति। अब यहाँ से आगे का रुझान और आज एक्सपायरी के लिए खासतौर से किन लेवल्स का ख्याल रखा जाए, समित बताइए क्या वॉच कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक अगर बात करें तो बायस वही है, पॉजिटिव है। कल फेड पॉलिसी के पहले हमने थोड़ा कॉशियस क्लोज होते हुए देखा था, बट फैग एंड में एक अच्छी बाइंग आई। आज भी हमने देखा है कि कल जैसे यूएस मार्केट्स ने रिएक्ट किया है उतना हम लोग ने रिएक्ट नहीं किया और लोअर लेवल से वापस हमने खरीदारी देखी है। तो बायस हम पॉजिटिव रखेंगे। 17,000 तो एक मेजर सपोर्ट है, उसके बाद अभी 17,100 का आज के लिए एक्सपायरी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो हमें लगता है कि ये अटेम्प्ट ऊपर की तरफ ही होगा और 17,200 240 के आज के लिए इमीडिएट लेवल्स हम मानेंगे। पोजिशनली जब भी 17,250 ब्रेक होगा, जो हमारी कमेंट्री रही है, एडिशन टू दैट, जब भी 17,250 का लेवल ब्रेक होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ब्रेकडाउन पॉइंट था, वो हम रिक्लेम करेंगे, फिर वापस मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिखेगी और फिर 17,400 के लेवल्स इंडेक्स में दिख सकते। तो हम अभी भी होपफुल है, बायस पॉजिटिव रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे ट्रैक्शन दिख रहे हैं, तो उसी पे फोकस रहेगा। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही ज्यादा रुझान। इंडेक्स में हमने देखा आज थोड़ा सा शांत कारोबार देखने को मिल रहा है। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पंकज का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे और इन्होंने जो 9.5% तक के रिटर्न्स कमाए हैं उसमें एक तो इनका गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, जिसमें कल प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छे खासे रिटर्न्स बने, और GIC में आज इन्होंने पोजीशन काटी है। पंकज, नया ट्रेड आज का क्या है? गुड मॉर्निंग वर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा जो आज का पहला ट्रेड है नोसिक इंडिया पे रहेगा। 211 रुपए 80 पैसे, 212 रुपए के करीब ये स्टॉक चल रहा है। इनसाइड बार का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिनों के अंदर ये 230 से 235 तक जाने के लिए रेडी है। तो 211 रुपए 80 पैसे की लेवल से इसको बाइंग रहेगी। 205 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 230 रुपए तक के टारगेट देगी। ओके, 205 का स्टॉप लॉस और 230 के टारगेट के लिए मौका। नोसिल में 1.1% ऊपर ट्रेड करता हुआ ये काउंटर आपके सामने इस समय का पहला ट्रेड। चलिए अब लाते हैं आशीष के पोर्टफोलियो को सामने। आशीष ने आज सुबह में एंजल वन में करीब 1134 के आसपास प्रॉफिट बांध लिया है। कल क्रेडिट एक्सेस जो दिया था कल के कल काट लिया। आशीष, आप भी 2 ट्रेड्स दे सकते हैं, पहला क्या है? देखिए, पहला ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। यहाँ पर अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन देखा गया और अभी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं इस लेवल्स पे और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम के हिसाब से भी बाय में है। तो ओवरऑल रुझान यहाँ पर जेके लक्ष्मी सीमेंट पे बाय का है। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 701 का और टारगेट है 795 का। 795 के टारगेट के लिए मौका जेके लक्ष्मी सीमेंट में। ये स्टॉक आपके सामने 723 के आसपास कर रहा है कारोबार। 701 पर स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी वाला ट्रेड है। अब बातें हैं समित के पोर्टफोलियो पर। समित ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक तो औरो फार्मा और दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस। दोनों तेजी वाले ट्रेड्स हैं। यूफ्लेक्स जो इन्होंने कल दिया था उसमें आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया। तो एक जगह भरनी है समित, क्या जोड़ रहे हैं? यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक्स के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक एक स्टेडी मूवर रहा है, ज्यादा कुछ बड़े इसमें मोमेंटम रिसेंटली नहीं देखे, बट 2-3 दिनों में जो रिकवरी आई और आज जैसी ये ट्रैक्शन दिखा रहा है काफी एनकरेजिंग है। वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ रही है और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट फ्रॉम इट्स प्रीवियस हाइज। तो एक अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के लिए ये स्टॉक यहाँ पे तैयार है। थोड़ा पोजिशनल आप टारगेट इसमें मान के चलिए, लगभग 428 का हम टारगेट इसके लिए रखेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो 369 का रहेगा। 300
69 का स्टॉप लॉस और 428 के टारगेट के लिए एजिस लॉजिस्टिक्स, और एजिस में हमने देखा आज करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक ने अपने नाम कर लिया है, तो तेज़ी ज़रूर है इधर। पंकज, नया ट्रेड इस समय देंगे या फिर दोपहर में लाएंगे? हर्षदा जी, मैं देने की पूरी तैयारी में था, लेकिन समित जी का ही ट्रेड हाईजैक हो गया, कोई नहीं, एक और ढूंढिएगा। सेकंड हाफ में देता हूँ। ठीक है, आशीष। अभी कोइंसिडेंस बोले कि क्या, क्योंकि एजिस लॉजिस्टिक्स मेरे भी एक स्कैनर में था और वो मैं दे रहा था, उसके पहले ही समित ने दे दिया, तो सेकंड स्टॉक के लिए वेट करेंगे। बहुत ही कोइंसिडेंस है कि तीनों जने एक ही स्टॉक को देख रहे हैं। जी हाँ, तो इस स्टॉक पर अब खासी नजर होनी चाहिए। 428 का टारगेट समित ने दिया है, 369 का स्टॉप लॉस, और हमारे बाकी दो जानकारों को भी पसंद है यह ट्रेड, तो इस पर नजरें होंगी। तो देखते हैं आशीष और पंकज अब नया ट्रेड क्या ढूंढते हैं। चलिए फटाफट से अब थोड़ा कॉर्पोरेट स्कैन कर लिया जाए, और कल दोपहर को जो बड़ी डेवलपमेंट आई थी उसी से जुड़ी हुई आज की चर्चा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महानगर गैस का मैनेजमेंट MGL। आपको याद होगा जो PNGRB का रिकमेंडेशन था टैरिफ को लेकर 60 रुपए प्रति MMBTU, वो दरअसल आया है 58.61 रुपए प्रति MMBTU। ये गेल के लिए लागू होगा, यानी कि ये बाकी गैस सेक्टर के लिए भी लागू होगा। अब गेल मांग रहा था करीब करीब 70% का हाइक, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से 45% का इजाफा देखने को मिला है। रेगुलेटर ने साफ कह दिया है कि अब 58 रुपए के आसपास, दरअसल 58 रुपए 61 पैसे है प्रति MMBTU नेचुरल गैस के दाम। अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा हमारी जिंदगी पर, इन कंपनियों पर खास तौर से, इसी पर बात करने के लिए महानगर गैस के MD आशु सिंघल हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर सिंघल, स्वागत है आपका। अब ये टैरिफ आ चुका है और ये 1 अप्रैल से लागू होगा। अगर आप हमें बता सकें इसका क्या मायने रहेगा MGL पर, आपकी लागत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? 1 अप्रैल से इम्पैक्ट आएगा इसका, जब से कि टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा। तो 58 रुपीज़ 0.61 पैसे जो अनाउंस किया है वो गेल का टैरिफ है। इसी तरीके से बाकी जो एंटिटीज़ है उनका टैरिफ भी इंटीग्रेटेड टैरिफ अनाउंस करेगी PNGRB, और इन सबको मिलाकर के एक यूनिफाइड टैरिफ बनाया जाएगा। उसको 3 जोन में शायद डिवाइड किया जाएगा। तो एक बार वो जोनल टैरिफ आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग टैरिफ है उससे वो ज़्यादा है या कम है। पर ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि इससे जो लोकेशन की एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाती है। और कोई अगर गैस कोची में भी ले रहा है तो वो उसको बिहार या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ले जाके खरीद सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दो कस्टमर्स के बीच। आप कह रहे हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने आई एम श्योर कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया है, थोड़ा गणित किया है, कितना पास ऑन करना पड़ सकता है अगर ये प्राइस बढ़ती है तो? अगर हम बॉल पार्क नंबर लेके चलते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उसके आधार पे लगता है कि 70-80 पैसे CNG का दाम कम हो सकता है टैरिफ के इम्पैक्ट की वजह से, और 50-60 पैसे पर SCM PNG के दाम पे इम्पैक्ट आएगा। पर ये नंबर अभी काफ़ी रफ एस्टिमेट है, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है। जब टैरिफ अनाउंस हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल उन्होंने कितना बनाया है। उसके आधार पे और मार्केट सिचुएशन के आधार पे हम लोग कीमत निर्णय करेंगे। पर एक चीज़ तो तय है कि कुछ जगह से हम जहाँ से गैस खरीदते हैं वहाँ से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ होगा, और कुछ जगह से जहाँ से हम गैस खरीदते हैं वहाँ पे प्राइस थोड़ा कम होगा। तो जो फाइनल टैरिफ आएंगे उन दोनों को हम ध्यान में रखते हुए अपने प्राइजेस को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को 2 मुख्य चीज़ें होने वाली हैं। एक तो टैरिफ रिवीजन है, और दूसरा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किरीट पारिक कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होंगी। तो इन दोनों को मिलाकर के जो प्राइस में इम्पैक्ट आएगा वो 1 अप्रैल से हम लोग लागू करेंगे। तो जहां तक मैं समझ रही हूँ किरीट पारिक के रिकमेंडेशंस थोड़ा सा कस्टमर को ईज देने के लिए है, और ये जो टैरिफ हाइक आना था वो आ चुका है। ऐसी संभावना अगर होती है कि आपका लागत घट रहा है, आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, तो वो रोल बैक का भी फायदा आप कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे, राइट? या फिर आप वो मार्जिन पर रखना चाहेंगे फायदा? नहीं, हम रोल बैक करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए पास थ्रू प्राइस है। हम कंपनी इसको ना एब्जॉर्ब कर सकती है और ना मतलब लंबे समय तक अपने पास रख सकती है या बिना पास ऑन किए। तो चाहे वो प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, अगर वो पास थ्रू है तो हम प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, और अगर
वो कम होते हैं तो प्राइस को निश्चित रूप से घटाया जाएगा। अच्छा सर, मैं एक और मुद्दे पर आपकी राय लेना चाह रही हूँ। जो आप इस समय इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी ध्यान दे रहे हैं, यूरेसिन एनवायरो का आपने हाल ही में अधिग्रहण अनाउंस किया, ये कब से लागू होगा, उसका बेनिफिट कब आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या इस तरह के और विकल्प की तलाश है आपको एक्विजिशन के जरिए बिजनेस को ग्रो करने की? जी, आपने सही कहा। जो अभी हमने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है 3 मार्च को, और उसमें एक प्री कंडीशन होती है कि PNGRB जब अपना अप्रूवल देते हैं, 5 साल का लॉक इन पीरियड है उनके 3 में से 2 GA के लिए, जो कि सितंबर 23 के एंड में ख़त्म हो रहा है। उसके बाद PNGRB के अप्रूवल्स वी विल सीक, उनका अप्रूवल हम लेंगे, तो हो सकता है नवंबर तक ये उम्मीद है कि वो शेयर्स हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उनके जो ओनर्स हैं उनको। और रही बात आपने जो दूसरी बात कही कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में, तो आप बिल्कुल सही हैं। आज की डेट में जो अच्छे अच्छे शहर हैं वो ऑलरेडी लाइसेंस PNGRB इशू कर चुका है, तो हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी देख रहे हैं, जो कि इससे रिफ्लेक्ट होता है जो अभी हमने यूनिसन वाली डील करी है जो, और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग जांच रहे हैं, और जैसे ही कोई ऑप्शन फ्रुक्टिफाई होगा वी विल कम, हम मार्केट में उसको घोषणा करेंगे उसकी। अच्छा, किसी खास ज्योग्राफी पर आपकी नजर है क्या इन एक्विजिशंस के जरिए जहां पर आपको एंट्री मिले? देखिए, अभी जो ज्योग्राफी की हम बात करें तो मुंबई, फिर थाने और रायगढ़, और उसके बाद रत्नागिरी, तो एक पूरी कंटिजिवस GAs हैं, और 1-2 GA छोड़ करके फिर चित्रदुर्ग और देवनगरी हैं, और हैदराबाद के पास में जो लातूर है और उस्मानाबाद है वो भी एक हमारे हैं। तो ज्योग्राफी थोड़ा स्प्रेड आउट ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ज्योग्राफी वो महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र के बाहर भी हम लोग ओपन रहेंगे, जैसा कि इस डील में भी देखा है कि कर्नाटका में एक GA है, उस पर हमने एक्वायर किया है। तो ज्योग्राफी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वहाँ पे प्रॉस्पेक्टिविटी, वहाँ पर कितना उम्मीद है ग्रोथ की, वो सब मैटर करता है। जैसे आप बाकी CGD कंपनीज़ को भी देखें तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग ज्योग्राफीज़ में हैं, उससे थोड़ा एक नेचुरल हेज भी रहती है, और हमारे लिए भी अच्छा है कि अलग अलग ज्योग्राफीज़ हमारे पास आए। तो हम लोग ज्योग्राफीज़ के लिए कोई उसमें वो नहीं है कि हम किसी ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं और किसी में नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर आपने कोट किया है कि जो न्यू एवेन्यूज हैं जहां पर ग्रीन एनर्जी की बात सरकार कर रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक पिकअप देखने को मिला है भारत में, उसमें भी शायद आप इंटरेस्टेड होंगे। किस तरह के इन्वेस्टमेंट की तैयारी है सर, और क्या रोल रहेगा MGL का इसमें? देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो हमारे लिए एक कंपीटिंग फ्यूल भी है, कंपीटिंग बिजनेस भी है, पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सारी वैल्यू चेन पे हम लोग जान सकते हैं, पर मुख्यतः हम देखेंगे कि जो फ्यूल से है या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। वैसे इलेक्ट्रिक वैल्यू चेन में अगर आप देखें, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, फिर बैटरी एज ए सर्विस है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पे कि हम लोग खोजबीन कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी है, किस के साथ हम JV कर सकते हैं, या कुछ इक्विटी ले सकते हैं, या खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा हाइड्रोजन वैल्यू चेन की बात है, वो नेशनल गैस हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट अभी लॉन्च करने वाली है। उसमें कौन से सेक्टर में कुछ मिनिमम हाइड्रोजन ऑफटेक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। उसमें अपेक्षित है कि शायद CGD में भी कुछ गैस को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम हाइड्रोजन वैल्यू चेन में कुछ खोजबीन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइज़र लगाए जा सकते हैं, या हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके उसको ब्लेंडिंग करने के लिए हमारी कितनी तैयारी है। ये सारे एरियाज़ में हम जांच रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, जहाँ पर भी उपलब्ध होगा उसको हम आगे निवेश के लिए लेके जाएंगे।
मेरा फाइनल सवाल सर वॉल्यूम के लिहाज से आउटलुक पर है। FY24 में आपको किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ रफली दिख रही है जो करंट डिमांड की सिचुएशन है? एक रिपोर्ट हाल ही में आई है जो कहती है कि डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकती है MGL, IGL जैसी कंपनियों के लिए। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उससे? आप अगर 21, 22 और 22, 23 की बात करते हैं तो हम 3 मिलियन से 3.5 मिलियन ग्रोथ हुई है, जिसका अर्थ है कि लगभग 16-17% ग्रोथ वॉल्यूम्स में देखने को मिली है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नंबर 23-24 में आएंगे, 22-23 से और 23-24 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे। पर आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि डबल डिजिट हम छू जाए, अन्यथा 5-7-8% की ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है। पर अगर प्राइजेस कम होते हैं 1 अप्रैल से, जो कि अभी उम्मीद है किरीट पारिक कमेटी की, और ये टैरिफ का भी अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है तो जो डेल्टा है पेट्रोल, डीजल और CNG का, वो इम्प्रूव करेगा। मतलब CNG के प्राइजेस कम होने की उम्मीद है, जिस कारणवश हमें लगता है थोड़ा ट्रैक्शन और आएगा CNG व्हीकल्स के लिए। और CNG हमारा मेन कस्टमर सेगमेंट है। और दूसरा एक और अहम इसमें मुद्दा है कि अलग अलग GA जो हैं वो अपने CGD और CNG पंप्स लगा रहे हैं, जिससे कि जो ट्रैफिक एक शहर से दूसरे शहर और या एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, वो वॉल्यूम भी हमारे उसके थ्रू जाने की उम्मीद है, जिस कारणवश भी हमें लगता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ 23-24 में हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आशु सिंगल डिटेल्स देते हुए कि ये जो PNGRB का टैरिफ हाइक आया है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ओवरऑल बिजनेस पर। स्टॉक आपके सामने करीब 0.5% ऊपर है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जायजा लिया जाएगा खिलाड़ी नंबर 1 में आज जो ट्रेड्स आए हैं उसका कितना फायदा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो को मिल रहा है। आगे डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं DLF की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको DLF ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का IPO आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा IPO के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस DLF सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, IBM, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट DLF से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी, 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी।
जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पे शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब $15 करोड़ का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब $2.25 लाख करोड़, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंक्रप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है। इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है। कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज डू यू नो में हम बातचीत करेंगे देश के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर यानी कि अमूल के बारे में। दरअसल अमूल जो है वो एक डोमिनेंट प्लेयर है मिल्क स्पेस में। ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात किया तो ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से इसका एक फुल फॉर्म बनता है। अमूल जो कि करीब करीब 85% मार्केट शेयर रखता है बटर स्पेस में और करीब करीब 60 से 65% मार्केट शेयर रखता है चीज स्पेस में। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में पहले तो अमूल गर्ल जो कि इनका एक एडवर्टीजमेंट आइकन है, 57 साल उसकी उम्र है और करीब करीब 1966 से ये जो पूरा कैंपेन था वो लॉन्च हुआ था। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स की अगर बात की जाए अमूल से रिलेटेड तो करीब करीब रोजाना 4.46 करोड़ लीटर ये मिल्क जो है वो प्रोक्योर करते हैं। और इस प्रोक्योरमेंट को अगर फर्दर डाइसेक्ट किया जाए तो रफली 31,000 लीटर पर मिनट यानी करीब करीब 516 लीटर मिल्क पर सेकेंड ये प्रोक्योर करते हैं। तो इस तरह का मेगा साइज अमूल का है, इसीलिए इस तरह की मेगा डोमिनेंस ये कंपनी पूरे स्पेस के अंदर रखती हुई है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अमूल से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 100 लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक ट्रेड दिया है, पर उसका कितना फायदा इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिल रहा है उसका जायजा ले लेते हैं। पंकज ने जोड़ा नोसिल करीब 230-35 के टारगेट के लिए 205 का स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है और करीब 1% तक का इजाफा ये स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में जोड़ रहा है। आशीष ने लाया है जेके लक्ष्मी सीमेंट, 795 का टारगेट, 701 स्टॉप लॉस है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिटर्न करीब 1.25% के बन रहे हैं। तो एक ट्रेड आशीष और पंकज का आगे आएगा। समित का पोर्टफोलियो पूरा है क्योंकि 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए थे और नया जोड़ा एजिस लॉजिस्टिक्स, 428 का टारगेट, 369 स्टॉप लॉस। न्यू इंडिया कैरी किया 112 के टारगेट के लिए और ओ फार्मा कैरी किया 510 के टारगेट के लिए। रिटर्न्स देखिए, आज ओरो फार्मा 2.5% की कमाई करके दे रहा है। न्यू इंडिया फ्लैटिश है या हल्का सा ड्रैग कर रहा है। एजिस करीब 0.5% तक की कमाई करके दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न की स्थिति कहां पर पहुंच रही है तो ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है इस हफ्ते का। 16% के रिटर्न्स अब समित चौहान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके ठीक 1% पीछे है आशीष करीब 15% के रिटर्न्स के साथ और तीसरे स्थान पर 10% के रिटर्न्स पर पंकज हैं। ये है आपके लिए अब तक की तस्वीर। आशीष और पंकज की तरफ से एक ट्रेड आना बाकी है, उसका दोपहर में इंतजार रहेगा। और एजिस लॉजिस्टिक्स से तो एक्सपेक्टेशंस वैसे भी ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे तीनों जानकारों को दरअसल ये स्टॉक आज पसंद आ रहा था। ऑल द बेस्ट। आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन, आई एम श्योर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आगे मिलेंगे, उसका जायजा हम लेंगे 1 बजे के आसपास मिड कैप मंत्र में। और जो भी बदलाव होगा इनके पोर्टफोलियो में हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हम ये अपडेट करेंगे। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।
Mongia Steel presents Majboot Stock